गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, मौसम की सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ रही, और मौसम की सूरत हाल इस वजह से समझ नहीं आ रही, इस वक्त आज के दिन, कल के दिन, इवन शाम को और आज के दिन आने वाले कल को एक्सपेक्टेड थी बारिशें, और शायद अभी भी बारिश हो जाए। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि सुबह के वक्त आंधी चल रही थी और फिर उसके बाद बादल और सूरज की आंख मचोली चलती रही, और अभी सिलसिला ये है कि बाहर धूप है। और मैं सलमा से ये जिक्र कर रहा था कि ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जून जुलाई का महीना बीच में से स्किप हो गया और डायरेक्ट अगस्त सितंबर वाली हबस वाली गर्मी आ गई। वाकई हब्स बहुत ज्यादा हो गया नजम। और वेदर फोरकास्ट में मैं अभी फोन पे देख रही थी, अभी भी बारिश के चांसेस हैं। आज की डेट में बारिश का चांस है 36% इस्लामाबाद की अगर बात करें। अब बाकी शहरों में भी गर्मी काफी ज्यादा होगी, और कल डीजी मेट भी कह रहे थे ना कि अभी जो बारिशों का पैटर्न है वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। इसकी वजह से जो हमारा अपकमिंग मॉनसून सीजन है वो काफी इफेक्ट होगा। तो जो बारिशों का वक्त है उससे पहले अगर बारिशें होंगी तो हमारी बहुत सारी फसलों के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आज लेकिन वो जो सख्त गर्मी होती थी, उस गर्मी में भी शाम के वक्त हवा चलना या दिन के वक्त भी हवा चलना, बाहर खड़े होके महसूस नहीं होती थी। वो एक सांस लेना जो होता है ना, वो इजीली आप ले सकते थे। लेकिन अभी इस वेदर चेंज को सीरियसली लेना पड़ेगा। इस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस कैसे करना है, ये चीज़ें बहुत अहम हैं। क्योंकि इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं ऐसी चीज़ को कि वो मौसम जो हम एक्सपेक्ट करते थे अगस्त में, सितंबर में, जहाँ पर सांस नहीं लिया जाता था, जहाँ पर कपड़े नहीं पहने जाते थे, जहाँ पर खाना नहीं खाया जाता, वो आज और कल मुझे फील हुआ बाकायदा तौर पर। इसके लिए छोटा सा तरीका है, प्लीज बताएं। वो ये है कि आप तुख मलंगा पीना शुरू करें, आप लाल शरबत पीना शुरू करें, नींबू पानी पीना शुरू करें, सत्तू पीना शुरू करें। अंदर से ठंडा रखें तो बाहर से मामलात बिल्कुल ठंडे रहेंगे। अंदर से आप ठंडा रखेंगे तो ये भी ठंडा रहेगा। हाँ। और सिर्फ इसको ठंडा रखना ना बहुत जरूरी है। इसको ठंडा रखने के लिए आपने ठंडी चीजें पीनी है, पंखे के नीचे रहना है, कोशिश करनी है धूप में गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले, क्योंकि ज़ाहिर ज्यादा गर्मी होती है तो हीट स्ट्रोक का खतरा भी होता है। ऑल्दो इस्लामाबाद में नहीं होता, लेकिन हमारे कराची वाले जो बहन भाई हैं उनको खास ख्याल रखना चाहिए। समंदर के करीब वहाँ पे हब्स और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये तो हो गई कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक मौसम से है, लेकिन मौसम का डायरेक्ट लिंक जो है वो होता है हमारे जंगलात के साथ, ग्रीनरी के साथ, क्लाइमेट चेंज। एग्जैक्टली अब दरख्त लगाने की बात हम पूरे मुल्क में करते हैं, हर जगह पे हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं। किसी अच्छे ओकेजन पे सरकारी सतह पे भी पौधा लगा के किसी चीज़ की बुनियाद रखी जाती है। उसका मकसद ये होता है ग्रीनरी को प्रमोट करें, क्योंकि ये दरख्त इतने माहौल दोस्त है कि ये हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तबाही है उसको रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। साया देते हैं, फल देते हैं, और फिर हमारा जो ज़मीनी कटाव का अमल होता है उसको रोकते हैं। इवन हम साइंस की बुक में भी पढ़ा करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा कि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है जिंदा रहने के लिए। अगर हमारे प्लानिट से दरख्त खत्म हो जाए तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और परिंदों के घोंसले भी होते हैं, आशियाने भी होते हैं। जैसे हम चाहते हैं ज़मीन पे हमारे घर हों, सुकून से रहें, इसी तरह परिंदों के आशियाने दरख्तों पे होते हैं, उनका भी बरकरार रहना ज़रूरी है। लेकिन अभी हालिया जो सैलाब आए थे उसके बाद जब हम एक्सट्रीम वेदर्स देखते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसमें परिंदों का रहन सहन बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ट्रू, और परिंदों का रहन सहन मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन कुदरती आफात का जब हम जिक्र करते हैं तो कई जगह होती हैं, जब आंधी का हम लोग शहरों का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर आंधी से दरख्त डैमेज होते हैं, और उन दरख्तों की वजह से कई लोगों की गाड़ियाँ भी डैमेज और काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचते हुए मैंने देखा है। बिजली के खंभे गिरते हुए मैंने देखा है, दरख्त गिर गया था। लेकिन वालों के नुकसान और परेशानी के साथ साथ उनकी भी परेशानी होनी चाहिए जो दरख्तों के ऊपर रहते हैं। हाँ, और फिर दूसरी तरफ लेकिन अगर यूँ हम देखें कि सैलाब की वजह से दरख्तों में और जंगलों में इजाफा भी हुआ है। इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार की है जहलम से नईम भट्टी ने। पंजाब हुकूमत की हदायत पर ज़िला इंतजामिया और महकमा जंगलात के ताउन से बजवाला फॉरेस्ट के मुकाम पर एक शजरकारी तकरीब का इनेकाद किया गया। स्टेशन कमांडर जेएलएम ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद मदनी ने कहा कि हमारे मुल्क में जंगलात की कमी है, ऐसे में नए पौधों की अशद जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर जेएलएम ने खिताब करते हुए कहा, सैलाब, तूफान और कुदरती आफात सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हम पर असरअंदाज हो रही हैं। जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी ने इस शजरकारी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। बजवाला फॉरेस्ट में जिला भर के स्कूल व कॉलेज के 5000 से ज्यादा तलबा तलबात, सियासी व समाजी शख्सियात, तारजत तंजीमें और तमाम सरकारी महकमों के ज़िले अफसरान ने हिस्सा लिया और एक ही दिन में 40,000 पौधे लगाए। पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है कि इस एरिया के अंदर जो है 40,000 इस दफ़ा जो है वो पौधे प्लांट किए जा रहे हैं। पहले ये दरिया का रास्ता था और सेम का भी यहाँ पे प्रॉब्लम था, तो ज़्यादातर पौधे हमने देखे कि सफ़ेदे के लगाए गए हैं। एक उस हवाले से भी एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है और हमें बहुत अच्छा लगा और दूसरे स्कूल से भी आए हैं
और मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। शजरकारी की इस तकरीब में महकमा फॉरेस्ट समेत रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक, महकमा ज़राअत, सोशल वेलफेयर और महकमा पुलिस ने शहरियों को आगाही फराहम करने के लिए स्टॉल भी लगा रखे थे। मौसमियाती तब्दीली, सैलाब और ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए पौधे लगाने वक्त की अहम ज़रूरत है। नईम भट्टी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, जेएलएम। अब ये तो आप लोगों ने फैसला करना है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि एक अच्छे माहौल में सांस लें और आपको सांस लेने में भी एक सुख महसूस हो, तो फिर उसके लिए प्लांटेशन ड्राइव बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के घर में जगह नहीं है, एटलीस्ट वो अपनी छत के ऊपर गार्डन बना सकते हैं और ये करने से यकीनी तौर पर आपकी छत भी ठंडी रहेगी और आपका निचला पोर्शन, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन जो भी है जिसके ऊपर भी आप ये करते हैं, गार्डन बनाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बाकायदा तौर पर हीट कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल आपको फील होगा। अब आज के दिन के हवाले से हम लोग जिक्र कर लेते हैं तो पाकिस्तान की शान और पहलवानी में एक बहुत बड़ा नाम गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान, और हमने जब पहलवानी का नाम सुना तो गामा पहलवान का नाम लाजमी सुना, जिन्होंने अमृतसर से पाकिस्तान का सफ़र किया और कश्मीरी घराने से, एक पहलवानी का घराना सा उससे ताल्लुक़ रखते थे। आज उनकी 23वीं बरसी मनाई जा रही है। आज का दिन उन तमाम ही पहलवानों के नाम और ख़ास तौर पर गामा पहलवान के नाम, जितने इस वक्त पहलवान मौजूद हैं या आज दिन तक पाकिस्तान में जितने भी आए हैं, वो सभी इनको उस्ताद मानते हैं, उस्ताद समझते हैं, क्योंकि इन्होंने पहलवानी के लिए बहुत काम किया, बहुत काम भी किया है। उनकी जो कंट्रीब्यूशंस है, आज के जितने भी पहलवान हैं उनकी गाइडेंस के लिए भी और अदरवाइज भी बच्चा गामा पहलवान को जानता है। तो लाहौर सेंटर से उनके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट है हमारे पास, उनकी ज़िंदगी, उनका काम, उन्होंने जो नाम बनाया, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान 22 मई 1878 को अमृतसर में पैदा हुए। रुस्तम जमां और रुस्तम हिंद गामा पहलवान 20वीं सदी के नाकाबिले शिकस्त चैंपियन रहे। 1888 में जोधपुर में 10 साल की उम्र में गामा उखाड़े में उतरे और 1910 तक वक्त के तमाम बड़े पहलवानों को हरा दिया। 1910 में वो लंदन की वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए, मगर दाखिले की इजाजत न मिलने पर उन्होंने सबको चैलेंज कर दिया। दर्जनों गोरे पहलवानों को शिकस्त देकर मुकाबले में पहुंचे। सितंबर 1910 में नामवर पहलवान जुबिस्को के मुकाबले से भाग जाने पर रुस्तम जमां बने। इंग्लिस्तान से वापसी पर इलाहाबाद में गामा ने रहीम बख्श सुल्तानी को हराकर रुस्तम हिंद का टाइटल जीता। 1928 में जुबिस्को ने पटियाला में गामा से शिकस्त खाई। 1940 में गामा और बलराज सिंह की कुश्ती बराबर रही। गामा पहलवान कैरियर में 200 से ज्यादा मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर मुंतकिल हो गए और 23 मई 1960 को लाहौर में मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गामा पहलवान को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि जाहिर है जब भी पहलवानी की बात होती है, जो कि गुजरांवाला की तो खैर स्पेशलिटी है, पहलवानों का शहर कहा जाता है गुजरांवाला को, लेकिन अदरवाइज भी पाकिस्तान में जब पहलवानी की बात होती है तो गामा पहलवान का जिक्र ज़रूर आता है। अच्छा, पहलवानी के बारे में आपको बताया, अब ज़रा कुछ दीगर खबरों का रुख करते हैं। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी होते हैं, खबरें भी होती हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, खाने के बहुत शौकीन होते हैं हम, खासतौर पे पहलवान भी बड़े खाने के शौकीन होते हैं और खाने के लिए दांतों का होना बहुत ज़रूरी है। किसका होना? और दांतों से आप च्यू करते हैं ना, फिर आप उसको खाते हैं। तो खाने के बाद क्या होता है कि अगर आपके दांत खराब हो जाएं, गिर जाएं, तो फिर आप उन दांतों को रिप्लेस करवाते हैं। कभी कभी लोग शौकिया भी करवाते हैं। अब वो सोने या चांदी के दांत भी लगवाए जाते हैं। चांदी का दांत आपने सुना होगा, मैंने सोने का भी देखा हुआ है। अच्छा, मैंने सोने का नहीं देखा, मैंने चांदी के दांत देखे। लेकिन वो चांदी का दांत अगर टूट जाए और आपको पता ना चले तो आपके मेदे में, आपकी आंतों में भी जा सकता है। ऐसा एक वाक़या है जिसके बारे में आपको बताने लगी हूँ और जान के लाले पड़ जाते हैं। ये जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ, इसने क्या किया कि खाना खाते हुए इस बेचारे को पता नहीं चला और इसका जो दांत था चांदी का, उसकी सांस की नाली में फंस गया। इनफैक्ट 2 दांत थे और फौरी तौर पे तिब्बी मुदाखलत की ज़रूरत थी। फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस नौजवान की जान बचाने के लिए फौरी तौर पे डॉक्टर्स ने इसको जो है वो सर्जरी की। पहले इसके वो दांत निकाले सांस की नाली से, जो आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, और उसके बाद इस नौजवान की सांस बहाल हुई। आप सोचें, दांत एक छोटी चीज़ नहीं होती। दांत का जो साइज़ होता है आपकी सांस की नाली को ब्लॉक करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हर बच्चे
से ने तकरीबन अपने गले में सिक्का लाजमी फंसाया हुआ है। हाँ। किसी ने सिक्का फंसाया, किसी ने पेंसिल का सिक्का जो होता और है किसी ना, ने टॉफी फंसाई वो है। भी फंसाया हुआ है। टॉफी भी फंसाई होगी वाकई में, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हम अच्छा, सुनने में मेरे आती भाई रहती का हैं। एक इंटरेस्टिंग वाक़या है। बचपन में टॉफी खाते हुए ना, उसने ऊपर एरोप्लेन गुजर रहा था, ऊपर देखा उसके गले में फंस गई टॉफी और वो बड़ी मुश्किल से निकली थी। इसलिए टॉफी खाते हुए कभी भी आपने आसमान की तरफ नहीं मेरे देखा। भी प्लेन खानदान गुजरे में चाहे आंधी गुजरे। कई लोगों ने अपने सर में जो है ना वो दिचकियां फंसाई हैं। ठीक है? और फिर पता नहीं वो किस तरह निकली, लेकिन मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ। ख़वातीनो हज़रात, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बेले हैं, तो ऐसी कोई नौकरी हो जो घर में बैठे हुए हम लोग करते रहें और पैसे आते रहें। तो टिकटॉक ने काम आसान कर दिया और अब टिकटॉक पे मुसलसल 10 घंटे, जो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जितने एक फ्रिक्वेंसी से मैं लोगों को फ़ोन यूज़ करते हुए देखता हूँ, मुझे लगता है कि 10 घंटे का मैं उनके लिए 10 घंटे मुसलसल आप लोग वीडियोस देखें टिकटॉक के ऊपर और $100 आप लोग कमा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की तलाश है उन्हें, और जो 10 घंटे के मुसलसल सेशंस देखेंगे टिकटॉक पर, और उसके बाद $100 इनको दिए जाएंगे। इसके लिए कंपनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कंपनी को बताना होगा कि वो इस सेशन के लिए कैसे मौजूद उम्मीदवार हैं, और उम्मीदवार टिकटॉक पर ट्रेंड्स की तलाश में कंपनी की मदद भी करें। देखिए, इसके लिए बड़ा आसान सा काम है। किसी छोटे बच्चे को आप टिकटॉक खोल के देख रहे हैं, वो पूरा दिन देखता रहेगा टिकटॉक। उसने क्या करना है, ऐसे स्वैप करते जाना है, और पैसा आपको बच्चे की एंटरटेनमेंट, और आपको पैसे आते रहेंगे। बहुत आसान तरीके। अच्छा, ये एप्स एक दूसरे को कॉपी भी करती है ना, नजम? कॉपी भी करती हैं। अभी हम एक कंपनी के बारे में देख रहे थे कि उन्होंने क्या किया, मेटा की जितनी कंपनीज है उसको सिंक करने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि सारे फीचर्स एक दूसरे पे आए। तो मेटा ने क्या किया है कि इंस्टाग्राम पे अब टेक्स्ट का ऑप्शन भी मुतारिफ कराने जा रहा है मेटा, और इस मंसूबे का आगाज़ जो है वो हो चुका है। लेकिन ट्विटर के साथ मुकाबला करना ज़ाहिर है ईजी नहीं है, क्योंकि ट्विटर एक बहुत मकबूल एप्लीकेशन है। तो ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने इस पे बात की है और उन्होंने कहा कि इस मामले से जो इस मामले के बारे में जो बात करती हैं लोग, या जो रिपोर्ट्स का हवाला दिया जाता है, उसमें कहा गया कि मेटा की जानिब से नई प्रोडक्ट को कुछ इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए टेस्ट किया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करेंगे, अगर वो मकबूल रहेगा, पॉपुलर होगा, तो फिर ज़ाहिर है उसको आम लोगों के लिए मुतारिफ कराया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ली जा रही है इसके लिए। टैलेंट एजेंसीज, मशहूर शख्सियात से रब्ता किया जा रहा है, जैसे इंस्टाग्राम के साथ मरबूत किया जाएगी। वैसे इनकी अच्छी स्ट्रेटजी है नजम कि इन्फ्लुएंसर्स अगर इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट फॉर्म में पोस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा लोग देखेंगे बनिस्बत आम लोगों अच्छा, ये इंटरेस्टिंग खबर थी यकीनी तौर पर। और अभी रिसेंटली एक और इंटरेस्टिंग खबर हमारे पास आई थी। स्नैपचैट ने भी अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोर्ड जो है उसको लॉन्च कर दिया है। वो हम लोग फिर किसी वक्त डिस्कशन के अंदर बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिजर्वेशन है उस स्नैपचैट के एआई चैट बोर्ड से। नहीं, वो बड़ा सियाना चैट बोर्ड है। नहीं है सियाना। हाँ हाँ, बहुत सियाना है। वो आपको गाइड कर देता है, आपको डॉक्टर के पास मैंने उससे बात करके देखा है, वो मैंने भी बहुत बात करके देखा। वो सिर्फ और सिर्फ चैट बोर्ड जो है ना, वो अच्छी चीजों का जवाब देता है। बुरी चीजों का जवाब नहीं दिया। नहीं, वो इसीलिए तो गलत चीजों का जवाब वो नहीं गलत दे चीजों का जवाब देके। और मुझे जो है ना कुछ गलत चीजें जाननी थी उससे, जिस चीज का वो जवाब नहीं दे रहा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जिक्र करते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें अनोखे और नित नए किस्म के अवार्ड शामिल होते हैं, और उसमें अब एक और रिकॉर्ड शामिल कर लिया गया है, और ये है दुनिया के सबसे बड़े पेचकस का। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, दुनिया के सबसे बड़ा पेचकस तैयार किया गया है, जो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर सामने है, और इस पेचकस को अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। वैसे ये क्यों इस तरह के अनोखे अनोखे काम लोगों को की भी सोच में आते हैं, और फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनको रिकग्निशन देता है? मैं ये सोच रही थी नजम के पेचकस तो बना लिया है दुनिया का सबसे बड़ा, इस बड़े पेचकस के लिए एग्जैक्टली कोई पेज भी तो हो जिसको खोलना है। हाँ। अब इतने बड़े पेचकस को क्या म्यूजियम में रखेंगे, क्या करेंगे इसका? तो इसलिए चीजें वो बनाए या रिकॉर्ड वो बनाए जो बामकसद हो, जिनका इन फ्यूचर कोई फ़ायदा भी हो। वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को भी सोचना चाहिए कि वो जिनके रिकॉर्ड दर्ज करते जा रहे हैं वो आखिर किस काम आएंगे। क्या वो सिर्फ म्यूजियम में रखने के लिए, वो इंसानों की कोई उसकी मदद भी हो सकती है, कुछ सुई में धागा डालना ही हो, इवन किसी यूनिक तरीके से, लेकिन किसी तरीके से इंसानों के इस्तेमाल में तो आए, फ़ायदा तो हो उसका। तो चले, ये तो हो गया जनाब। अच्छा छोड़े, हम क्या किन बातों में पड़ गए, परेशानी वाली, जहन पे इतना जोर नहीं देना। खानपुर के पेड़े खाए हैं कभी आपने? हाँ बिल्कुल खाए हैं। मैंने सुना बड़े मजेदार होते हैं। हाँ, बहुत मजेदार होते हैं। और वैसे तो बहुत जगहों की बहुत सारी चीजें मशहूर होती हैं। मुल्तानी सोन हलवा बड़ा मशहूर होता है, इसी तरह मुल्तान के आम और ख़ास तौर पे सिंध के आम तो बहुत ही मशहूर होते हैं। लेकिन ये जो खानपुर के पेड़े हैं ना, की बर्फी, हाफजाबाद की बर्फी, और मैंने एक और डिश सुनी है, उसका नाम है मावा, और वो सिंधी डिश होती है, लेकिन मैंने कभी खाई नहीं है, मुझे आज अचानक से याद है। मावा उसका नाम होता है। आई डोंट नो वो कैसे बनती है, मैंने देखी भी नहीं, खाई भी नहीं, लेकिन ये एक डिश होती है और कोई मीठी चीज़ होती है, ये मुझे पता है। तो ये जो खानपुर के पेड़े हैं, ये
हर कोई जानता है। लेकिन इसको खाने के लिए खानपुर जाना पड़ता है, क्योंकि ठीक है। जो चीज़ खानपुर की है वो तो अच्छी खानपुर में ही मिलेगी। हम सिर्फ रिपोर्ट आपको दिखा सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे पेड़े बन रहे हैं। तो हमारे पास बड़ी अच्छी सी रिपोर्ट है, जिशान डोगर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दूर दराज के इलाकों से दूध इकट्ठा कर कर बड़े कढ़ाई में डालकर इसे पकाया जाता है। दुकानदार का कहना है कि खालिश दूध देहात से इकट्ठा कर कर पेड़े वो खुद तैयार करते हैं। दूध को गाढ़ा करके इसमें चीनी डाली जाती है। कढ़ाई में इसे ठोस शक्ल में लाया जाता है, जिसे खोया कहते हैं। खोए में बादाम पिस्ते डाले जाते हैं। यूं खानपुर के मशहूर पेड़े तैयार हो जाते हैं। खानपुरी पेड़े बनाने के लिए कारीगरों को सख्त मेहनत करना पड़ती है। खालिश दूध और चीनी से तैयार होते हैं और हफ्ज़ान सेहत के मुताबिक हमारे जो कारीगर हैं इसको तैयार करते हैं और ये दूर दराज तक इधर से लेके लोग जाते हैं। बहुत से लोग पेड़े बैरून मुल्क दोस्त अहबाब को भी भिजवाते हैं। की मशहूर सौगात है खानपुर के पेड़े। हम लोग अपने अजीज़ों व अकारिब को भी यहाँ से पेड़े वगैरह लेके एज ए गिफ्ट के तौर पे भेजते हैं। पेड़े बनाने के कारोबार से सैकड़ों लोग वाबस्ता हैं। इनकी मेहनत पूरे पाकिस्तान में शनाख्त बनती जा रही है। मावा कैसे बनता है और खानपुर के पेड़े कैसे बनते हैं और मिलते हैं। मावा की रेसिपी हम वैसे ऑफ एयर देख रहे थे, आपको वो दिखा रहे थे। क्योंकि दो चीजें हम लोगों ने ना ये निकाली हैं कि सिंध की जो कदीम एक डिश है उसको बुगल मावा कहते हैं। ठीक है, वो समहाउ इसी तरह मिठाई के तरीके की होती है, हलवा होता है, मिठाई होती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग वो गुटका मावा भी एक होता है। हाँ, गुटका ठीक है, मावा तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, लेकिन मावा खाने की चीज है। मुख्तलिफ चीजें, हाँ, दोनों ही खाने की चीजें हैं। दोनों की खाने की चीजें हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि नासा ने, स्पेस एक्स ने, एक्सियम स्पेस ने और सऊदी स्पेस अथॉरिटी ने, इन 4 स्पेस कंपनीज ने मिलकर एक अपना मुश्तरका तौर पर खुसूसी मिशन तैयार किया है और एक रॉकेट को बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन की तरफ रवाना कर दिया है। ये जो 4 अफराद नजर आ रही हैं, ये चारों इन कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं। इस तारीखी मिशन में सऊदी अरब के 2 खलाबाज जो हैं वो शामिल होंगे। अच्छा, रियाना बरनावी और अली अलकरनी भी मौजूद हैं। और स्पेस एक्स की तरफ से तैयार करदा फॉल्कन 9 मिसाइल अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। मिसाइल में नासा के साबिक खलाबाज पेगी वॉटसन और अमरीकी कारोबारी जॉन शकर भी मौजूद हैं। और सऊदी स्पेस अथॉरिटी के नामजद CEO मोहम्मद बिन सऊदी अल तमीमी ने इंकशाफ किया है कि मुमलिकत में अब 3 खलाबाज मौजूद हैं जो खला में जा चुके हैं। उन्होंने फ्लोरिडा से अल अरेबिया को दिए गए बयानात में मजीद कहा कि सऊदी अरब 3 खलाबाज भेजने वाला अरब दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। ज़बरदस्त, ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर शेयर की है सऊदी अरब के हवाले से। और क्योंकि अरब दुनिया की बात हो रही है, आपने सऊदी अरब के बारे से खबर शेयर की है। दुबई बड़े लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं। दुबई तो भाई, दुबई की सैरें जिसने नहीं की हुई तो वो उसके बारे में कहा जाता है कि भाई इसने कुछ नहीं देखा तो इन ड्रोन शाहराह का। हाँ, दुबई अपना चांद भी बनाने लगे अब। वो तो अपनी सारी दुनिया ही बसा रहे हैं ना। उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स भी बना ली, इतनी चीज़ें कर ली हैं। अच्छा, पता है क्या, जो खबर आपको बताने लगी ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दुबई ने किनारे से शहर का अहाता करने वाली मुकम्मल इंडोर शाहरा का जो है वो मंसूबा पेश किया, जिसके तहत 93 किलोमीटर तवील सुरंगनुमा रोड बनाया जाएगा। और ये जो सुरंग जैसी रोड होगी, ये इंडोर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये सुरंग के अंदर है। एक तो ये फैक्टर, दूसरा ये कि इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी, वो जो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं ना, सामने से भी आ रही हैं गाड़ियाँ, ये भी एक तो वो वाला सीन नहीं होगा। और दूसरा ये कि इस पे घंटों सफ़र किया जा सकेगा। दिलूप नामी इस मंसूबे को सब्ज राह का नाम दिया जा रहा है। उसमें कारें, मोटरसाइकिल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अतराफ में लोग दौड़ने के अलावा बैठ के पुरसकून माहौल में कुछ वक्त भी गुजार सकते हैं। तो बड़ा अच्छा ये मंसूबा, एक पीसफुल सी सुरंग बना दी जाएगी, उसमें हम घूमे फिरे, सैर सपाटे करें, और इसको सब्ज राह देने का मकसद ये है कि इसको जो ढका जा रहा है, जो इंडोर इसकी फील बनाई जा रही है, वो यही दरख्त के थ्रू और ऐसी झाड़ियाँ और ऐसे पौधे जो एक दूसरे को कवर कर लें, ऊपर से बिल्कुल एक आर्च की शेप बना लें। हाँ। उससे ये सारी की सारी किनारे पर दुबई के, जो कि बहुत एक नेक्स्ट लेवल किस्म का मंसूबा है और यहाँ पर सफ़र करने का बहुत मज़ा आएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट्सएप ने मैसेज एडिट करने के ऑप्शन की आजमाइश के बाद इस सहूलत को आवाम के लिए मुतारिफ़ करवाया है, जिसमें आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक पर अपने ऐलान किया था और ये बताया था कि अब मैसेज भेजने के भी 15 मिनट बाद तक आप उसमें चेंजिंग्स कर सकेंगे। और कंपनी ने ये कहा कि इस फीचर को आलमी सतह पर मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, जबकि इसी तरह की सहूलत एप्पल के आई मैसेज में पहले से ही मौजूद है। और कहीं टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है, कहीं बाद में आती है, लेकिन जो एक लार्जर प्लेटफॉर्म होता है, जब वहाँ पर टेक्नोलॉजी आती है तो वो बहुत
बहुत अच्छा होता है। और व्हाट्सएप की तरफ से नए नए फीचर्स आते हैं, छोटा छोटा एक फीचर का इजाफा होता है, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं इसी तरीके से। बिल्कुल। और रजत, मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ रही थी, ऐसी खाने पीने की चीज़ें जहन में चल रही थी। आपको पता है हमारे F6 में, हमारे पड़ोस में एक स्टेक मिलता है और उसके ऊपर सोने के वर्क लगाए जाते हैं। दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, 60,000 रुपीज़ का वो स्टेक है और वो बड़ा यूनिक तरीके से गोश्त का मसाज करके बड़े अच्छे तरीके से बनाया जाता है। आई डोंट नो उसकी रेसिपी क्या होती है, वो क्यों इतना महंगा है, लेकिन है। बहरहाल मैं आपको अब सैर कराने लगी हूँ जनाब वादी स्वात की। वादी स्वात वैसे तो बहुत खूबसूरत वादी है, वहाँ अगर आप जाएं तो दीवाने होकर रह जाते हैं। मेरा स्वात का एक चक्कर लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छे हालात में नहीं लगा था। फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में हम लोग गए थे, लेकिन स्वात की जो ब्यूटी है उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या खूबसूरत सड़कें, आपको ऐसा लगता है पहाड़ों के अंदर चलते जा रहे हैं। और फिर जो पानी का नज़ारा होता है, वहाँ पर जो ठंडी हवाएँ होती हैं, उसकी अपनी बात है। वहाँ पर एक वादी है जिसको कहते हैं एलम। अब ये जो इलम वादी है वो बहुत सारे लोगों ने अभी एक्सप्लोर नहीं की। गाँव की तरह की एक जगह है छोटी सी, लेकिन ज़ाहिर है स्वाद खूबसूरत है तो उसकी वादियाँ भी उतनी खूबसूरत हैं। तो इस पर भी रिपोर्ट है हमारे पास। बिल्कुल जी, रिपोर्ट देखते हैं। का कदीम तारीखी और कुदरती हुस्न सयाहों को अपनी तरफ राग़ब करती है। स्वात छोटी बड़ी वादियों पर मुश्तमिल बड़ी वादी है, जिसमें कालाम, मदियन, बहरैन, मियादम और मलम जबा के नाम काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन वादी इलम से कम लोग वाकिफ है, जो अपनी तारीफ आप है। इस वादी को वादी मरगजार भी कहते हैं। इलम पहाड़ी सिलसिले हिंदू राज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई सतह समंदर से 9,200 फुट है। वादी की खूबसूरती और सुकून और खामोशी से मुतासिर होकर साबिक वाली रियासत स्वात ने 1940 में यहाँ सफ़ेद महल बनवाया, जो गरमाई दारुल खिलाफा के तौर पर इस्तेमाल होता था। इलम की चोटी को जोगियानुसर कहते हैं। कहा जाता है कि रामचंद्र जी ने अपने बिनबास का कुछ अरसा यहाँ गुजारा था। यहाँ राम तख्त है। हिंदू और सिख ज़ायरीन अक्सर साल में एक बार यहाँ आते हैं। कहते हैं कि इल्म में रूहानी असर है। पीर बाबा और दुरानी बाबा ने खिलवत का वक़्त यहाँ गुजारा है। वादी इलम मुकामी सयाहों के लिए पुरकशिश इलाका है, इसलिए गर्मियों में यहाँ का रुख करते हैं। कुदरत ने जिस फराग दिली से इस वादी को हुस्न बख्शा, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन इंसान ने जिस तरह इस हुस्न को पामाल किया, वो भी काबिल अफसोस है। लोग जलाने और दूसरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जंगलात की बेदरीग कटाई कर रहे हैं। दरख्तों की बेदरीग कटाई से न सिर्फ जंगल सुगड़ता जा रहा है, बल्कि कीमती अद्वियाती पौधे भी नापेदी की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़रख़ेज़ मिट्टी पानी के साथ बहती चली जा रही है। जंगल कम होने से जंगली हयात भी ख़त्म हो चुके हैं। अगर एक तरफ इसकी तबाही के पीछे गुर्बत, तो दूसरी तरफ मुतालिका महकमों की मुजरिमाना गफलत है। अभी तक हुकूमती सतह पर इन मसाइल के हल के लिए न कोई मनसूबा बंदी की गई है और न ही मुकामी आबादी को शामिल करके काबिल अमल हल ढूंढ निकाला गया है। वादी इलम तकरीबन 6,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इनका ज़रिए माश ज़राअत और मवेशी पालना है, जबकि कुछ लोग रोज़गार के सिलसिले में मिंगवारा शहर जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल रोज़गार न होने की वजह से मजमूई तौर पर माश का इन्हिसार जंगल पर है और इस बेदरीग कटाई से ये ज़रिया भी हाथों से निकला जा रहा है। शौकत अली की रिपोर्ट आप लोगों ने देखी सवात से, जहां पर वो वादी इलम की सैर करवा रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम किस्म का हमारा मौजू है, जिसके ऊपर हम लोग हर हफ्ते बात करते हैं, लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं एक ब्रेक। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। बात तो नहीं लग गया किसी कुत्ते का तुम्हें? आए नहीं, दांत वात तो नहीं लग। अरे आप अभी तक यहाँ मौजूद हैं? ये भी अच्छा है कि मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, वरना तुम इस नोचे हुए आधे कुर्ते के साथ कहाँ जाते? आनी बहुत अच्छी है, मगर उनका जो गुस्सा है ना वो जरा खराब है, और जब आता है ना तो ये है आज का ताजा अखबार, नया असली वाला, और इसमें है रिजल्ट है? फर्स्ट डिवीजन में बात हो रही है। हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे हैं और अभी तक आपका नाम भी नहीं मालूम। किरण नासिम। क्यूट जी, बहुत ही खूबसूरत जी। इन इंजेक्शन मैं खुद लगाऊंगी।
डॉक्टर खान नर्स को इंजेक्शन लगाने दें। सिंस नौ शरपसंदी और कोर कमांडर्स के यूनिफॉर्म की बेहुरमती करने वाले पीटीआई कारकुन का होशरुबा बयान सामने आ गया है। कोर कमांडर की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करने वाले पीटीआई के सरगना का शर्मनाक और तहलका खेज एतराफ जुर्म। एहतजाज की आड़ में जान मोहम्मद नामी शरपसंद ने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया और यूनिफॉर्म की तज़हीक की। शरपसंद जान मोहम्मद का ताल्लुक जिला मोहम्मद से है। शरपसंद कोर कमांडर की वर्दी पहनकर फख्रो मुबाहात से कहता रहा, उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, देखो ये वर्दी उनके घर से लाया हूं। जान मोहम्मद ने अपने मजीद होशरुबा बयान में इंकशाफ किया कि मैं जमान पार्क में लगाए गए मुख्तलिफ इलाकों के कैंप्स में मेहमद बाजोड़ कैंप का हिस्सा था। जान मोहम्मद ने कहा, हमारा काम इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाना था। इमरान खान ने जमान पार्क में लगाए गए मुख्तलिफ इलाकों के कैंपों में मौजूद कारकुनान के साथ मीटिंग की और मनसूबाबंदी की कि अगर मुझे गिरफ्तार करें तो आप लोगों ने ये करना है। जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो शेख इम्तियाज ने तमाम कारकुनान को कैंट की तरफ मार्च करने को कहा। पीटीआई की लीडरशिप बशमूल एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, मियां असलम इकबाल और दूसरे रहनुमा भी मौजूद थे। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी हमें कोर कमांडर हाउस के घर की जानिब जाने का कहते रहे। इसके अलावा जान मोहम्मद ने कहा कि कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ के दौरान मुझे यूनिफॉर्म मिलता है, मैं वो पहनकर वीडियो बनाई और मैंने कोर कमांडर की शर्ट पहन ली और हसन न्याजी ने पैंट पकड़ ली। मैंने वो यूनिफॉर्म की शर्ट बाद में जला दी। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस किया हुआ है, ये देखो, ये इनके घर से लेके आया हूँ। मेरा नाम जान मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम तूब खान है, मैं जिला मोहम्मद का रहशी हूँ। मैंने जमान पार्क में बाजवड़ मोहम्मद का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना, वहाँ पर प्लान बनाया गया था, ठीक है ना। जब 8-9 की तारीख में रात को 1 बजे शेख इम्तियाज का मैसेज आता है, ये अगर सुबह खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने भरपूर शदीद एहतजाज के लिए तैयार रहना है। तो अगले दिन खान साहब पेशी पे चले जाते हैं। जब पेशी पे जाते हैं वहाँ पर खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है। तो फिर शेख इम्तियाज हमें फिर मैसेज करता है, तो आप कैंट हाउस की तरफ आ गए। तो हम कैंट की तरफ आते हैं, वहाँ पर एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद हमें कहती हैं, आप कोर कमांडर हाउस की तरफ घुस जाओ। वहाँ पर हम ये जितने भी ग्रुप है, जमान पार्क के जितने भी ग्रुप है, वहाँ पर घुस जाते हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर देते। तो एक कमरे से मुझे एक किट मिलती है, शर्ट मिलती है कोर कमांडर की, और मैं पहन लेता हूँ, जिसकी पैंट आसान न्याजी के पास होती है, और मैं पहन के एक वीडियो बना लेता हूँ। वीडियो बनाने के बाद जो शर्ट है मैं जला लेता हूँ। उसके बाद मैं ये देखता हूँ यही ग्रुप, वहाँ पर एक PSO का पंप है, उसके बाद फौजियों का एक स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है। वहाँ पर मोटरसाइकिलें, मोबाइल, लैपटॉप और खाने पीने की चीज़ें, बहुत बड़ा स्टोर था। वहाँ पर ये घुस जाते हैं, वहाँ पर ये तोड़ फोड़ करते हैं, वहाँ से चीज़ें लेके निकल जाते हैं। जब ये चीज़ें निकल के लेके जाते हैं तो ये सिलसिला मैं वहाँ पर देखता रहा हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा जो न्यूज़ सेगमेंट होता है उसमें अक्सर हम सोशल मीडिया से मुतालिक बहुत सारी खबरें शेयर करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेदरीग होने के साथ साथ दो तरह से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब नेगेटिव व्यूज़ की बात करते हैं तो एक ऐसी चीज़ जो हमारे दिलों पे आके लगती है वो क्या होती है, जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, गुस्ताखाना मवाद की तशहीर। और हम चाहते ना चाहते उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, समटाइम्स पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ, लेकिन वो भी गलत चली जाती हैं। होता क्या है कि हम कोई कंटेंट देखते हैं, हम उसको या तो शेयर करते हैं
या अपने दोस्तों को कहते हैं कि इसको जाके इसको देखो, इसको ब्लॉक करो, तो अल्टीमेटली उस अकाउंट की रीच बढ़ती जाती है। ये इंटेंशन वो नहीं होती कि उसकी रीच बढ़ाई जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये हो जाता है। और फिर क्या होता है कि ऐसा बहुत सारा मवाद जो पड़ा होता है, हमारे बच्चे खास तौर पे जो पेरेंटल गाइडेंस में सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, उन तक एक्सेस होती है इस मवाद की, तो बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल हो जाती है। इस सूरत हाल से निमटना कैसे, इस पर हम हमेशा बात करते हैं, आज भी बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे गुस्ताखाना मवाद की तशहीर को किस तरह से। बिल्कुल जी, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बेहतरीन उमूर रखते हैं इस मौजू के ऊपर भी, और बहुत अरसे से एक इदारे के चेयरमैन हैं और इन चेयरमैन की हैसियत से बहुत सारे इन्होंने काम किए, तो यकीनी तौर पर इस इदारे की भी जो क्या इस वक्त जिम्मेदारियां हैं इस मौजू को लेकर वो भी हम जानेंगे और इनसे भी रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर क़िबला अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से आप? बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, यकीनी तौर पर इस वक्त एक तो एक्सट्रीम माइंडसेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं हमारे नौजवान नस्ल की, हम लोग बात करें उसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। फिर सोशल मीडिया पे जब हम मौजूद हैं, हर किस्म की वहाँ पर जो है ना वो शख्सियत मौजूद है, हर किस्म का माइंडसेट मौजूद है। अब वहाँ पर अगर कोई गुस्ताखाना मवाद देखता है या कोई गुस्ताखाना मवाद की तशहीर कर रहा है, तो उसमें सर आपका इदारा इस्लामी नजरियाती कौंसिल वो क्या क्या स्टेप्स ले सकता है, या एक आम आदमी का आपके इदारे के साथ क्या रिलेशन बन सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम एक मसले की तरफ आपने तवज्जो मबसूल कराई। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो समाजी ज़राए इब्लाग हैं, सोशल मीडिया है, उसकी वजह से जहाँ कुछ सहूलियात आ गई हैं, कुछ हमारे पास मालूमात के अच्छे ज़राए आ गए हैं, वहाँ इसका मनफी इस्तेमाल भी बहुत है और उस मनफी इस्तेमाल के नक़ाइस और नुक़सानात बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। इसमें बिलखुसूस ये जो गुस्ताखाना मवाद है, ब्लास्फेमी के इर्तिकाब का जो सिलसिला है, वो यकीनन बहुत ही परेशान कुन है। बिल्कुल। आपको इल्म होगा कि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी ब्रांच में एक केस भी चल रहा है और वो बहुत यानी तेज़ी के साथ इन तमाम मसाइल का और इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। कल भी उसकी समाअत थी और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी उस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रही है। आपने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के किरदार का पूछा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस किस्म के वेबसाइट पे मवाद जो है और जो एक्सेस है जहाँ पे, वो बहुत बढ़ गया है और इस तरह बढ़ गया है कि आसानी के साथ हमारा नौजवान तबका बिलखुसूस जो है उसकी तरफ आ रहा है। और उसमें अब वो जो लोग हैं, हैरान कुन बात यह है कि वो बहुत ही तालीम याफ्ता लोग हैं, उनमें बहुत मजहबी रुझानात रखने वाले लोग भी हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने वजारत मजहबी उमूर के इश्तिराक से तजावीज़ ये दी हैं। हमारी जो तजावीज़ हैं, एक तो यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तारीख़ इस्लाम का और जो हमारी मुक़द्दसात हैं उनके बारे में एक मुस्बत राय पैदा करने के लिए हमें इस किस्म के प्रोग्राम करने चाहिए कि जिसमें नौजवान तबके को बिलखुसूस जो फलाही पहलू है और जो उसका वो पहलू है कि जो इंसानियत के लिए हमेशा बहुत ही मुफीद साबित हुआ है और एक मुस्बत तब्दीली का बायस बना है, उससे उनको आगाह किया जाए। ज़्यादा लंबी तकरीरों के ज़रिए नहीं, बल्कि यही सोशल मीडिया ने जो सहूलत दी है उसी के ज़रिए हमें इस को काउंटर भी सोशल मीडिया पर ही करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर करने की ज़रूरत है और इस तरीके से अब ज़रूरत वालिदैन की भी है। हाँ। वालिदैन की ये ज़रूरत है कि वो ये देखें कि कहीं उनकी औलाद जो है वो अनजाने में कहीं ऐसे मवाद की तरफ तो नहीं जा रही कि जो उनके जहनों पे एक मनफी असर करे। फिर स्कूलों का, असातिज़ा किराम का, मीडिया का, तो ये एक बहुत बड़ा किरदार का दायरा अमल है कि जो हमने तजवीज़ किया। डॉक्टर साहब, हम बीइंग सोसाइटी कहाँ पे लैक करते हैं कि हमारे नौजवान का अगर एक्सपोजर ऐसे कंटेंट के साथ होता है, पढ़ी लिखी फैमिलीज, पढ़े लिखे नौजवान और फिर छोटे बच्चों को तो पेरेंटल गाइडेंस पे ज़ाहिर सोशल मीडिया वो यूज़ करते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद जब उन पे चेक ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनको इन कामों की तरफ ले जाते हैं या जो उनको ये सोचने पर मजबूर नहीं करते कि ये चीज़ हमारे मज़हब से, हमारे दीन से मुतसादिम है, या जो हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये हमारे मज़हब के लिए भी अच्छा नहीं, हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं?
देखें, सोशल मीडिया के जिस तरह मैंने गुजारिश की कि कुछ फ़वाइद तो हैं, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं, जो इसका मनफी पहलू है, वो ये है कि वो आपको कुछ मालूमात तो फराहम करता है, लेकिन उन मालूमात की तह तक जाने की सलाहियत जो है वो सल्ब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यानी जिसको हम उम्र कहते हैं, गहराई, इन डेप्थ में किसी चीज़ के बारे में जानना, ये चीज़ें जो हैं ये मफकूद होती जा रही हैं। किताब की तरफ रुझान जो है, मैलान जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए जो ज़ाहिरी मालूमात हैं वो मालूमात फिर आपको बहुत अपील करती हैं, बिलखुसूस नौजवान तबका इसका शिकार है। अब इसमें यह है कि बैनुल अक़वामी तौर पे भी पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का एक बहुत बड़ा रुझान है, इल्हाद की एक बहुत बड़ी मुहिम है। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपको मवाद मिलता है कि मसलन मेटाफिज़िक्स, अब जो यानी फौकुल फितरा चीज़ें हैं, अब उनके रद्द में इस किस्म के सवालात होते हैं कि जो बज़ाहिर नौजवान तबके के लिए वो सवालात जो हैं वो बहुत परेशान कुन होते हैं, चूँकि वो गहराई में जाने की इस्तेदाद से महरूम हो गए हैं, तो इस वजह से जल्दी उन पर वो मनफी प्रोपेगंडा जो है दुरुस्त। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की कि एक नौजवान इस वक्त इस तलाश में तो है कि उसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, ये कायनात कैसे चल रही है, लेकिन उसका इल्म कम होने की वजह से वो गुमराही का शिकार हो जाता है जब वो ज़्यादा सोच में चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, इसी तरीके से ब्लास्फेमी लॉ को जब हम डिफेंड करने की बात करते हैं तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ब्लास्फेमी है ये किस तरीके से हमने समझनी है कि यकीनी तौर पर ये ब्लास्फेमी का केस है और ये ब्लास्फेमी के ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि उसकी आड़ में हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी मिसालें गुजरी हैं जिनका गलत इस्तेमाल भी किया गया। ये बहुत अहम नुक्ता है कि ब्लास्फेमी का यानी तौहीन रिसालत का एक कानून तो मौजूद है, बाकी जो मुक़द्दसात हैं उनके बारे में भी पीनल कोड में ताज़ीरात पाकिस्तान में दफ़ात मौजूद है, 295 ABC 298 ये दफ़ात तो मौजूद है। अब उन दफ़ात के बारे में अमूमी आगाही जो है वो यकीनन हम सब का काम है, मीडिया का काम है, वफाकी वज़ारत मज़हबी उमूर, वज़ारत तालीम, सूबाई सतह पे, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि इस्लाम का, मज़हब का मुस्बत पहलू, वो पहलू कि जो इंसानियत की फ़लाह के लिए है, उस बारे में वो मवाद को आम करना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि उलमाए किराम इस सिलसिले में मेंबर व महराब में भी ऐसा अंदाज़ इख्तियार करें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुक़द्दसात की जो तक़द्दुस है, वो तक़द्दुस जो है बहुत ही अच्छे पैराए में बयान किया जाए और ये बता दिया जाए कि उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी तकरीर, कोई ऐसी तहरीर, कोई ऐसा इशारा किनाया कि जिससे उनकी शख्सियत या उनके किरदार के हवाले से एक गलत फहमी पैदा हो, उसके तक़द्दुस, उसका तक़द्दुस मजरूह हो। तो ये यकीनन इस्लाम में भी और वैसे भी हमारी जो रिवायात हैं उनमें ये एक नामुनासिब काम है। तो ये आगाही तो बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा जो ये कानून है, तो इस कानून के हवाले से भी लोगों की आगाही ज़रूरी है और एक मुस्बत अंदाज में काम करने की ज़रूरत है, एक उमूमी अंदाज में काम करने की डॉक्टर साहब ये बहुत ज़रूरी है। मैं जब अपने माशरे में आसपास देखता हूँ लोगों को, तो हर किसी के लिए समझने का मकसद और समझने का लेवल मुख्तलिफ है। Exactly. कुछ लोग इस भी चीज़ को मायूब समझते हैं कि जो हमारे नातख़्वाह हजरात आजकल गानों की तर्ज पे नात बना रहे हैं, कुछ लोग इसको भी मायूब समझते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत मायूब चीज़ को भी मायूब नहीं समझते। तो ये आगाही यकीनी तौर पर मेंबर व महराब की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जहाँ पर जुम्मे का खुतबे में ये समझा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वॉक ऑफ लाइफ उनके सामने बैठी होती हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखता है। तो आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त मेंबर व महराब की ज़िम्मेदारी है उसमें हमें या तो ट्रेन करने की मज़ीद ज़रूरत है और उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जैसे इदारे ही आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कोई और हुकूमती सतह पर एक ऐसी चीज़ लागू करने की ज़रूरत है कि रखे जाएं स्टेप्स के जुम्मे में ये डिस्कस होगा और ये डिस्कस नहीं होगा? ये आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है। कुछ मौज़ूआत के बारे में तो तायुन होना चाहिए, बिल्कुल, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की अब कोशिश है, हमने इस पर काम भी किया है
सही। तकरीबन 100 के करीब हमने मौज़ूआत तैयार किए बहुत हैं, खूब। जो इन तमाम हवालों से हैं, बिलखुसूस माशरती बेहतरी के लिए। और वो कोई जबरी या पाबंदी नहीं है, एक तजवीज़ है। एक तजवीज़। ये मौज़ूआत का एक मेन्यू है, एक मजमुआ है, और ये मौज़ूआत हैं, उनके लिए हम कुछ इमदादी मवाद भी तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक वसी मैदान मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा जो मैदान है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा, वो हमारे मसलन स्कूल्स हैं। हमारे पास लाखों की तादाद में असातिज़ाए किराम हैं, फिर हमारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। उनके साथ एक ज़रूरत इस बात की है कि हमारा एक तामुल हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जो जहन साज इदारे हैं, उनकी तरफ भी हमारी तवज्जो मबजूल होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा दीन तो हमें ये सिखाता है कि दूसरों के झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो, कहीं वो तुम्हारे सच्चे रब को बुरा ना कहे उसके बदले में। तो इंटरफेथ हार्मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए भी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने बहुत काम किया। मैं चाहती हूँ उस पर भी रोशनी डालें कि इंटरफेथ हार्मनी कितनी ज़रूरी है आज के दौर में। देखें, इस सिलसिले में तो कुरान पाक वाज़ेह है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वाज़ेह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दीगर मज़ाहिब के जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको भी एहतराम दिया है। एक यहूदी का जनाजा गुजर रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम में खड़े हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि ये तो मुसलमान नहीं है, आप फरमाते हैं इंसान तो है। तो इंसान की जो तकरीब है, फिर जितने भी उनके पास वफूद आए गैर मुस्लिमों के, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा प्रोटोकॉल लिया, उनको रिसीव किया, उनको तोहफे और तहाइफ दिए, हिदाया दिए। मस्जिद नबवी में मसीहियों का वफ्द आया, उनकी मेहमान नवाजी की। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल जो है, ये हमारे लिए एक रहनुमा उसूल के तौर पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, इतने मकातब फ़िक्र हमारे पास मौजूद हैं, हमें ये भी देखना है कि हम बात कर रहे हैं रवादारी की, अमन और मोहब्बत की। शायद वो अमन और मोहब्बत और रवादारी हम लोग बाहर फिर भी निभा लेते हों, लेकिन हमारे आपसी इख्तलाफात के वजह से हम दूसरों को भी मौका देते हैं कि हमारे ऊपर बात करें। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना भी है, स्कूल कॉलेजेस, हम लोग हर तरफ तरक्की कर रहे हैं, तो हम लोग इन बहस मुबाहिसों से निकल कर असल रिसर्च की तरफ जाएं, अपने रिसर्च करके पेपर्स की फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्रीज की फॉर्म में दुनिया को ये दिखाएं कि उसवा हुस्ना या दीन इस्लाम कितना अमन और मोहब्बत वाला है, और हमारे असल में आबाओ अजदाद और इक़्तिदार तो ये है जो हमें दुनिया के सामने पेश करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखें जी, एक मुआशरा जिसका इल्मी मेयार बुलंद होता है, तो यकीनन फिर वो अहम मौज़ूआत को, मुस्तक़बिल को, हाल में बेहतरी को, इस किस्म के मौज़ूआत वहाँ पे ज़ेर बहस आती हैं। सही। जो मुआशरा इल्मी लिहाज से कमज़ोर हो, तो वो फिर अफराद को, नफ़रतों को, मुखालफतों को, इस तरीके से फिर उनके मौज़ूआत जो हैं ये दिलचस्पी माजी के को मौज़ूआत डिस्कस होते हैं। करते माजी में भी फिर वो जो मनफी पहलू है, ज़ाहिर है कि माजी में हमारे बहुत एक रोशन हवाले भी मौजूद हैं। सही बात। लेकिन जाहिर है कि इसके लिए इल्मी मेयार की बुलंदी चाहिए। हमें इसकी तरफ आना चाहिए कि जो हमारा निज़ाम तालीम है, हमारा जो निसाब तालीम है, वो हमें इस किस्म का एक नौजवान दे, इस किस्म का एक शहरी दे कि जिसकी सोच जो हो वो बहुत बुलंद हो। जब सोच बुलंद होगी तो यकीनन पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास, और इस कदर इसमें एक हमारे यहाँ जो जहन है या हमारे यहाँ जो हुनरमंद लोग हैं, जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, बिलखुसूस जो यूथ बल यानी नौजवानों की जो आबादी बढ़ रही है, इस कदर एक असासा हमारे पास है। इनकी बेहतर तरबियत अगर हम करें तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़े इनाम की सूरत में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत अच्छा लगा मुलाकात करके, आपसे गुफ्तगू करके। सलामत रहें। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो जाए नेशनल गेम्स कोयटा 2023 की, जिसके लिए हम ख़बरें भी चलाते रहते हैं। काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, जब से वहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी, उसके बाद अभी बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ है। 34वें नेशनल गेम्स के मुकाबलों में आर्मी के एथलेटिक्स ने 33 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल्स भी अपने नाम कर लिए, जो कि बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा नेशनल गेम्स में वापटा की हम देखें तो उन्होंने जनाब अभी जितने भी कॉम्पिटिशन्स जीते हैं उसमें दूसरे नंबर पर है। अभी
तक 25 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं, जबकि नेवी के खिलाड़ियों ने अभी तक 21 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। और गेम से मुतालिक बात करने के लिए बहुत ही स्पेशल हमारे गेस्ट मौजूद होंगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे भी अपना नाम बना रही हैं, पहले भी बना चुकी हैं और अभी भी बहुत सारे मेडल्स उन्होंने जीते हैं। डेफिनेटली 7वीं बार मुसलसल कौमी चैंपियन बन चुकी हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, डबल वुमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं और इस वक्त ओलंपियन हैं हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा माहूर शहजाद, और कोयटा नेशनल गेम्स के हवाले से भी इनसे जानते हैं, उनके करियर के हवाले से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसी हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे चल रहा है कोयटा नेशनल गेम्स और इस दफ़ा का सिलसिला कैसा लगा आपको? कोयटा के अंदर मैदान सजे हैं, अपने मैचेस के बारे में बताएं। 34वीं नेशनल गेम्स हैं, काफ़ी अरसे बाद हो रही हैं, उस हवाले से बताएं। जी, तो हमारा बैडमिंटन का इवेंट 15 to 19 में था, तो उसमें वुमेन सिंगल्स था, वुमेन्स डबल्स था और टीम इवेंट था, और मैंने वापडा को रिप्रेजेंट किया नेशनल गेम्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह से तीनों इवेंट्स में मैंने वापडा के लिए गोल्ड मेडल लिया है। ज़बरदस्त। और माहौर, आपने बड़ा ज़बरदस्त इस्फा भी प्ले किए, सिंगल और डबल विमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी आपने लिए है, और इसके अलावा आप 7वीं बार बैडमिंटन की कौमी चैंपियन भी बन चुकी है। घर में एक माहौल भी होता है ना, सिस्टर भी, उनका भी ताल्लुक स्पोर्ट्स से, वालिद का भी, तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट कितनी रही? क्योंकि पहले भी आप माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त नाम बनाती रही हैं, ख़बरों में रही हमेशा से, और अभी एक बार फिर से, और फिर कोयटा के अंदर नेशनल गेम्स का होना, ये इटसेल्फ कितना इंपॉर्टेंट है? जी, मेरे ख्याल से क्योंकि कोयटा के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, तो इस तरह का एक बहुत बड़ा, क्योंकि नेशनल गेम्स एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, और वो वहाँ पे कराने से शो करता है कि कोयटा के हालात ठीक है, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, हर चीज़ बहुत अच्छी है, तो वो भी कराने, वहाँ पे हालात ठीक है, ये एक मैसेज जाता है सबको। और दूसरा ये है कि अगर फैमिली की सपोर्ट की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू से मुझे मेरी फैमिली की भरपूर सपोर्ट हासिल है। मेरे फादर की ही वजह से मैं बैडमिंटन आई, उन्हीं की वजह से मैंने खेलना शुरू किया। अगर वो मुझे बैडमिंटन में ना लाते तो मैं आज इस लेवल तक नहीं पहुंच सकती, तो सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को ही जाता है। नो डाउट माहूर, जिस तरीके से आप इंटरनेशनल प्रेजेंट कर रही हैं, मुझे ये बताएं अपने होम ग्राउंड पे खेलने में क्या फ़न है, क्या मज़ा आता है अपने क्राउड के सामने, और इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का एक अलग फील होता है, सो इन दोनों फीलिंग्स का डिफरेंस क्या है? मेरे ख्याल से जब हम अपने होम ग्राउंड में खेलते हैं, जैसे कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2017 थे और फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 जो कि इस्लामाबाद में हुई, तो मेरा जो कंपटीशन था वो काफ़ी टफ़ ओपोनेंट्स के साथ था। वियतनाम के साथ था, श्रीलंका के साथ हुआ, ईरान के साथ हुआ, तो वो कॉम्पिटिटर्स ऐसे थे जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि मैं उनसे जीत नहीं सकूंगी, लेकिन होम ग्राउंड की जो सपोर्ट थी उसकी वजह से इंसान मतलब इतना मोटिवेट होकर पुरजोश तरीके से खेलता है कि जिनको लोग कहते थे मैं हरा नहीं सकूंगी, उनको मैंने स्ट्रेट सेट्स में हराया है। तो होम ग्राउंड का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में क्योंकि आप अकेले जाके मतलब खेल रहे होते हैं और आपके साथ ऐसा सपोर्ट नहीं होती, तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा फील होता है और आप उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जितना ज़्यादा होम ग्राउंड पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होंगे तो हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा माहूर, हमेशा से खेलों के फ़रोग की बात होती है पाकिस्तान में, और क्रिकेट को जितना फेम, जितनी मोहब्बत मिली वो अब सारे खेलों को मिलना शुरू हो चुकी है। ये जो स्पेसिफिक इवेंट है कोयटा में होने वाला नेशनल गेम्स 2023, इसके बाद खेलों का फ़रोग आप कैसे देख रही हैं पाकिस्तान में? कितना ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी? जो पहले से लोग मुख्तलिफ खेलों में इन्वॉल्व हो रहे थे, कबड्डी की बात हो, रेसलिंग की बात हो, टेबल टेनिस की बात हो, बैडमिंटन की बात हो, किसी भी स्पोर्ट्स की आप चीज़ को ले लें, उसमें लोग पहले जितना इंटरेस्ट लेते थे अब उससे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों का? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छी कोशिश है वो मीडिया की तरफ से है कि वो जितने भी जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको वो टीवी पे दिखा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे लोगों का इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है। वरना पहले हमेशा सिर्फ PSL क्रिकेट, लेकिन अब मीडिया की वजह से जो हाईलाइट कर रहे हैं, मैचेस दिखाना है, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने मैचेस देखे हैं तो उन्होंने कहा कि हमें बैडमिंटन मतलब बहुत अच्छा लगा है और वो लोग भी आगे खेलना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो फिर लोग यही पूछते हैं कि हम लोग कहाँ पे जाके खेलें।
तो मेरे ख्याल से इस तरह नेशनल गेम्स और फिर मीडिया का ये अच्छा हाथ है बाकी स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट डेवलप करने में पाकिस्तान में। ओके माहूर, ये आपने खुद ही सवाल जनरेट कर दिया। मुझे ये बताएं कि इस वक्त बैडमिंटन का क्या स्कोप देख रही हैं आप पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर हमारे पास कितने नेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं और उनमें से कितने हैं जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं या कर रही हैं ख़वातीन में, और ख़वातीन कैसे स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकती हैं? एक तो बैडमिंटन पूरी वर्ल्ड का सेकंड फेमस स्पोर्ट है, तो इसलिए जो है पाकिस्तान में भी उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फॉर फन खेलते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बाकी स्पोर्ट्स के लिहाज से कंपेयर किया जाए बैडमिंटन को, तो बैडमिंटन में इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। अगर हमारी जो नेशनल चैम्पियनशिप होती है तो उसमें तकरीबन अराउंड 300 से ज़्यादा प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक महूर, आपने विमेन पार्टिसिपेशन कोयटा वाले इवेंट में कितनी देखी? उसमें जो हमारा ड्रॉ था तो तकरीबन उसमें, क्योंकि इसमें तो नेशनल गेम्स में रिस्ट्रिक्शन होती है कि हर डिपार्टमेंट से सिर्फ 2 ही लोग खेल सकते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कंपेयर टू एनी रैंकिंग टूर्नामेंट और नेशनल चैम्पियनशिप। लेकिन तब भी मतलब लड़कियों में भरपूर कंपटीशन था। हमारा जो सेमीफाइनल का मेरा वुमेन सिंगल्स का मैच था वो सिंध से था, उसके बाद फाइनल में मेरे खिलाफ मेरी जो ओपोनेंट थी गजाला, वो वापडा से थी। और अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो काफ़ी नया टैलेंट देखने को सामने आया। मेंस सिंगल्स में जो इस बार जो अंजुम बशीर हैं वो फाइनल में पहुंचे हैं, और उससे पहले जो एक शुएब रियाज जूनियर है तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो यंगस्टर्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी नेशनल गेम्स। वैसे आप इतना अच्छा खेलती हैं तो आपको भी किसी ने टफ टाइम दिया कंपटीशन के दौरान? मेरा जो फाइनल का मैच था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं 7 ईयर से नेशनल चैम्पियन हूँ, तो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है अपने टाइटल को डिफेंड करने में। तो जो मेरा फाइनल का मैच था वो थोड़ा टफ हो गया था। वो बैडमिंटन में जैसे स्ट्रेट सेट्स होता है तो 3 सेट, तो वो 3 सेट हो गया था। महूर, क्या प्लानिंग है आपकी? क्योंकि कोयटा में एक और भी डिसएडवांटेज होता है कि कोयटा क्योंकि हाइट पे है तो वहाँ पे ज़रा शटल फास्ट होती है। क्या प्लानिंग से, अगर मैं आगे का पूछूं प्लान आपका ख़ास तौर पर बैडमिंटन को लेकर, क्या कोई बैडमिंटन की कोई एकेडमी आप बनाना चाहती हैं, बैडमिंटन के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहती हैं, या अभी करियर में आगे बढ़ना है और इंटरनेशनली पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है? जी, अभी तो फ़िलहाल मतलब मैं ख़ुद खेल रही हूँ, तो मेरा यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स लूँ और जो मेरी नेशनल अचीवमेंट्स हैं उनको भी कंटिन्यू करूँ और बढ़ाऊँ। तो जब मैं इससे साइड पे हो जाऊंगी, जब मैं खुद खेलना छोड़ दूंगी, तो उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन एकेडमी बनाऊं, जो कि पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, ताकि जिस तरह की जो मुझे मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं, जैसे मुझे नहीं पता था किस कोच से जाके लेनी है, तो इस तरह बाकी प्लेयर्स को एक प्रॉपर सिस्टम का पता हो कि उन्हें पता हो कि यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी हमें किस कोच से मिलेगी। तो एक इंटरनेशनल लेवल बैडमिंटन एकेडमी बनाने का मेरा प्लान है। ठीक, और जो अभी इवेंट्स हो रहे हैं महूर, मैं बार बार इसके बारे में इसलिए पूछ रही हूँ कि ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है कोयटा में नेशनल गेम्स का होना, क्योंकि आपने खुद कहा कि एक मैसेज भी है तमाम लोगों के लिए कि पुरअमन जगह है और बहुत अच्छा माहौल, अच्छा मौसम और कम्प्लीटली पीसफुल भी है। तो अभी जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स हैं उनके बारे में भी बताएं कि अभी फर्दर आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी? अभी हमारे जो एशियन गेम्स हैं तो उसके ट्रायल्स हैं अभी नेक्स्ट मंथ ही जून में, और उसके बाद मैं जुलाई में इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जैसे मॉरिशस में, तो वो खेलने का प्लान कर रही हूँ। और इसके बाद फिर साल में इसी तरह हमारे 2-3 रैंकिंग टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो वो भी हैं शामिल मेरे प्लान में खेलने के। ठीक है महूर, मुझे ये बताएं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं, एक तो ट्रेनिंग की बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेनिंग मिले तो इंसान उसी तरीके से ग्रो करता रहता है, लेकिन इस वक्त हमारे प्लेयर्स को जिन मुश्किलात का सामना है, ख़ासतौर पर बैडमिंटन की सूरत हाल की बात करें, जब आप इंटरनेशनल खेलती हैं वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ और जो चीज़ें देखती हैं, और जो ख़ास तौर पर कोर्ट की सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर जो कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं नेशनल गेम्स के अंदर, जो कोर्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी बिल्कुल कंपैरेटिवली वैसे ही हैं, या कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? कोई सजेशंस आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देना चाहें?
जी, कुछ चीज़ें जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जैसे कि जो कोर्ट की जो हाइट होती है, अगर आप बाहर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जाके खेलें, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स हो गया, तो वहाँ के हॉल्स जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा बड़े होते हैं, उनकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे हमसे मतलब शटल हिट करना थोड़ा पहले शुरू में मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान के थोड़े से लो हाइट रूफ है, तो इसलिए मतलब अगर वो उसको बड़ा करना चाहिए। और दूसरा मुझे जो लगता है मसला है कि जैसे कोयटा एक ऐसा शहर है जहाँ पे शटल फास्ट होती है उसकी हाइट की वजह से, तो हर जगह के लिहाज से जो ना शटल्स होते हैं, शटल्स के नंबर, तो अगर उस जगह के लिहाज से वो शटल यूज़ की जाए तो प्लेयर्स को जो खेलने में मुश्किलात होती हैं मैचेस में, तो वो नहीं होंगी। तो ये दो चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल से काम करने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर जो हमारे और इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स के जो उसमें फ़र्क है वो ये है कि ट्रेनिंग का, वहाँ पे लोग शटल मशीन से यूज़ करते हैं, वहाँ की टेक्निक्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो पाकिस्तान अभी ट्रेनिंग में उन टेक्निक्स के लिहाज से थोड़ा पीछे है। तो अगर वो उस चीज़ को इम्प्रूव करें तो डेफिनेटली जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, महूर, आपके देखने सुनने वालों के लिए कोई मैसेज खास तौर पे ख़वातीन के लिए जो आपसे इंस्पायर्ड है? बिल्कुल, मेरे लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी हमारे यंगस्टर्स को, सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी, कि मैं देख रही हूँ आजकल जो हमारी यूथ है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो चुकी है और उनका फोकस सारा मोबाइल पे होता है, तो स्पोर्ट्स की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं होता। तो मैं यही कहूँगी कि अपने सोशल मीडिया पे जो टाइम लगाते हैं उसको कम करके उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो स्पोर्ट्स और स्टडीज़ दोनों को अच्छे लेवल पे करने की कोशिश करें। ठीक, स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को दोनों को साथ साथ रखना चाहिए। ट्रू। वेल, थैंक यू सो मच महूर फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और नेशनल गेम्स का सिलसिला चल रहा है, इसी हवाले से पीटीवी स्पोर्ट्स और पीटीवी न्यूज़, पीटीवी वर्ल्ड, हर तरफ से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। क्या लेजेंड मौजूद हैं। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। पीटीवी के पास खजाना है, वो किसी के पास नहीं। मैंने कहा कि उसको हम एक डिजिटल स्पेस में, ओटीटी प्लेटफॉर्म में लेकर जाएं। एक बार मुस्कुरा दो, जब देखा मैंने चांद, चेहरा तेरा। पीटीवी फ्लिक्स सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए एक बेशुमार खजाना एंटरटेनमेंट का। वेलकम बैक नाजरीन। बीमारी या मरज़ की तशख़ीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ अलमिया ये होता है कि अगर हम टेस्ट करा लेते हैं, ख़राब आता है तो परेशानी होती है, ठीक आ जाए तो उससे भी ज़्यादा परेशानी होती है, ओहो पैसे ज़ाया हो गए, मतलब ठीक आने की भी टेंशन होती है। लेकिन डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बीमारी का पता नहीं है, आपका इलाज ठीक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, और उसके लिए हर चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए डॉक्टर्स आपको कुछ टेस्ट लिख के देते हैं, वो पैसों का ज़्यादा नहीं होता, वो ठीक तशख़ीस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, अगर असल रूट कॉज को नहीं पकड़ा जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो किस वजह से, अगर आपका शुगर अप एंड डाउन हो रहा है तो उसकी रूट कॉज क्या है, या अगर आपको बार बार बुखार हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, या आपको कोई दाने निकल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे वजह क्या है, वजह को नहीं जानेंगे, सिर्फ सिम्टम्स का इलाज करते रहेंगे, तो फिर वो बीमारी हमेशा आपके साथ रहेगी, बार बार होगी, और आप हो सकता है कि वक्त से पहले प्यारे हो जाए, हाँ, ऊपर चले जाएं। ओके, सो
आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं ये एक तो यंग डॉक्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इनकी एक पॉजिटिव बात ये लगती है कि पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छा समझते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम जो आप कंपेयर करते हैं इंटरनेशनली यूके के साथ और बाकी कंट्रीज़ के साथ, उनसे बहुत अच्छा है, बहुत बर वक्त है और आपको आपके कोई भी प्रॉब्लम है उसका फौरी तौर पर हल मिल सकता है, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। और ख़ुद भी 2 हॉस्पिटल्स के CEO हैं, अपना डायग्नोस्टिक सेंटर भी रन कर रहे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में। आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर बिलाल हुसैन सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग टू द नेशनल टेलीविजन। अरे थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, अगर हम लोग बात करें रेगुलर चेकअप की, सो अर्ली डायग्नोस्टिक पे हम लोग तभी आ सकते हैं जब एक रेगुलर चेकअप हो रहा हो, रूटीन चेकअप, जो कि हमें लगता है, मुझे पर्सनली फील होता है कि हमारे 2-4 सिटीज़ में भी लोग इतनी फिक्र नहीं करते अपनी, लेकिन बाकी पाकिस्तान में तो रेगुलर चेकअप का एक है ही नहीं, एक सिलसिला होना जो चाहिए वो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं। सो ये क्यों है? क्या बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं पाकिस्तान में हेल्थ की या कुछ और वजह? मेरे ख्याल से एक साइकोलॉजी चेंज होने की ज़रूरत है। मतलब लोगों के अंदर एक जो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि मतलब वो अस्पताल तब ही जाएंगे जब अल्लाह ताला पहुंचाएगा, मतलब उससे पहले वो कहते हैं हमने जाना ही नहीं है। तो यानी हेल्थ केयर इज देयर टू प्रिवेंट डिजीज रादर देन टू क्योर इट। ठीक है, वो सेकंड स्टेप है क्योर करने वाला। लोग कहते हैं कि मतलब आपको, मैं अभी स्टार्ट्स देख रहा था, मेरे साथ एक NHS की टीम थी, यूके में काम कर रहे थे, तो उन डॉक्टर से मैं बात कर रहा था। पाकिस्तान में नंबर 1 किलर इस टाइम पे हर डिजीज़ का डायबिटीज़ बन चुका है। डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत अर्ली ऑन एक टेस्ट से डायग्नोज हो जाती है, मगर 50% ऑफ द पॉपुलेशन हु हैज़ द डायबिटीज़ उनको पता ही नहीं है उनको डायबिटीज़ है। अगर किसी को पता भी है तो वो मीठा खा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अब अल्लाह ने बीमारी दे दी, अब क्या कर सकते हैं, जितनी जो ज़िंदगी लिखी हुई है वो गुजर जाएगी। हालांकि इसको प्रिवेंटिव तरीके से लेके चला जाए तो मतलब डायबिटीज़ बहुत सारे मसले, आपकी आंखों के मसले, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के मसले, लोगों के लिम्स के मसले, टांगों के मसले, गैंग्रीन हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप उसको प्रिवेंटिव लेके चलें तो मैंने देखा है कि बहुत सारे इंसुलिन पेन आ गए हैं, बहुत सारी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर आ गई है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। लोग डायग्नोसिस की तरफ पहले तो चलते ही नहीं है कि यार अगर हम गए क्या पता टेस्ट कराए कोई बीमारी निकल आए, भाई निकल आए तो इलाज कराओ आप, ठीक है ना। और ना निकले तो ज्यादा टेंशन, पैसे ज़ाया हो गए। अर्ली डायग्नोस्टिक के स्टेप्स जो हैं, जी ये लाइक क्या है? ये कोई टेस्ट की फॉर्म में है, एक जनरल प्रैक्टिशनर को विजिट करने की फॉर्म में है, या अपना रेगुलर चेकअप जाके करवाने की फॉर्म में, या अर्ली डायग्नोस्टिक है क्या? अच्छा देखिए, अर्ली डायग्नोसिस को मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ ऑन द गाइडलाइंस जो मैंने NHS जो UK फॉलो कर रहा है, कि मैं जिस टीम से भी इन कॉन्टैक्ट था वो कुछ काम कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, और उनसे मेरी जिस तरह बात हुई उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट्स दिए। उन्होंने क्या, देखें UK का हेल्थ सिस्टम जो है फ्री है, बट क्लॉक्ड है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है। बट क्योंकि उन लोगों को आदत है कि उन्होंने अस्पताल को विज़िट करना है, तो उन्होंने पॉपुलेशन को डिवाइड किया फॉर द नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट्स इन द इंटायर कंट्री। तो एक बंदा एवरेज पे 10 बार साल में एक हॉस्पिटल को टच करता है, पूरी लाइफ स्पैन में पर ईयर 10 टाइम्स हॉस्पिटल को टच कर रहा है। चाहे वो उसको छींक आती है वो उसके लिए भी जाता है, वो क्योंकि उसका हेल्थ केयर सिस्टम जो है गवर्नमेंट जो है स्टेट कवर कर रहा है। अब हमारे यहाँ तो मतलब जो हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग भी हैं ना, वो भी कहेंगे, आपने किसी को सुना होगा साल में कभी 2 साल में कभी अस्पताल गया होगा, अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो बिल्कुल उसको निकालते ही नहीं है। हाँ। अब जब वो हर चीज़ के लिए हेल्थ केयर के लिए वो जाते रहते हैं अस्पताल, बार बार जाते रहते हैं, तो जिस तरह गाड़ी नहीं होती 5000 किलोमीटर पे इसके ये चीज़ होगी, 10,000 किलोमीटर पे ये होगा, तो उनका भी ना एक सेट ऑफ वो चीज़ें बन जाती हैं कि इनकी ये डायग्नोसिस होगा। अब वो देखते हैं जी कोलेस्ट्रॉल हाई आ गया बंदे का, वो कहते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन, वॉक इतना टाइम, ये चीज़ अब ये करो, और 4 महीने बाद आना। 4 महीने बाद आते हैं, वो कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल नीचे चला गया, फलानी चीज़ ऊपर आ रही है, शुगर ऊपर आ रही है, सारा कुछ भी चेंज करते रहते हैं। और डॉक्टर्स के अंडर अब वो बंदा चल रहा है, समझ लें उसका सब्सक्रिप्शन पैकेज चल रहा है। जिस टाइम पे वो बंदा, पाकिस्तान में हमारे क्या ट्रेंड है, हम कहते हैं जी 60 साल उम्र हो गई, अब जितना चल के बस बोनस ही है। हाँ। तो आपने यूके में जाके देखिए, मैं वहाँ पे नॉर्दर्न यूके में स्कार्बरा के नाम से टाउन है, 90+ के लोग स्टोर्स पे काम भी कर रहे हैं, उनकी लेग्स भी काम किसी की नहीं करती, आर्टिफिशियल लेग्स लगी हुई हैं, कोई व्हील चेयर पे कुछ है। वो 80 से नीचे की डेथ को यूके में यंग डेथ कहा जाता है। ठीक है,
अच्छा, ये हम अर्ली डायग्नोसिस की बात करेंगे। ज़ाहिर है वहाँ पे उन सोसाइटीज़ में लोग बहुत जल्दी उनके चेकअप्स वगैरह होते रहते हैं, वो डाइटरी लाइफ स्टाइल चेंजेस जो होती हैं वो भी करते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन होना चाहिए। अब जो लोग लैब्स में जाते हैं, जो कोई भी डॉक्टर उनको टेस्ट लिख के देता है, अब लैब्स में बहुत डिफरेंस होता है रिजल्ट्स में। तो बहुत अच्छी महंगी लैब है उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा, कोई थोड़ी सस्ती लैब है उसका। अभी जो लैब्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है, वो एक आम बंदा कैसे जज कर सकता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए डायग्नोसिस के लिए? जो टेस्ट डॉक्टर ने लिख के दिया है वो सबसे अच्छा रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? अब इसमें देखें, क्योंकि ऑब्वियसली हम NHS की तरह फ्री हेल्थ केयर सिस्टम तो है नहीं हमारे पास। अगर हो हमारे पास, या ऐसी कोई चीज़ें हेल्थ केयर में लाई जाएं कि लोगों को अंडर दैट सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ में लाया जाए, अगर हम आपकी मेंटालिटी डाल दें ना पाकिस्तानी अवाम के अंदर, सब लोगों के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी पॉकेट्स उतनी बिग नहीं है हम लोग कि जी आपको हेल्थ केयर में जाना समहाउ सब इंक्लूडेड है आपकी लाइफ में, या इंश्योरेंसेस के थ्रू आप इंक्लूड करें, तो लोग हर चीज़ के लिए जाएंगे। मेरी उंगली में भी दर्द होगा ना, मैं नाखून में दर्द होगा, मैं पहुंचूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इंक्लूडेड है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्या होता है कि लैब्स के बारे में आपने मुझसे पूछा कि कौन सी लैब्स अच्छी हैं और कौन सी नहीं है। आई वुड से सजेस्ट कि मतलब यू शुड गो फॉर द बिग नेम्स जो भी सिटी के अंदर हैं, एंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं क्योंकि खुद हेल्थ केयर बिजनेस में हूँ, इस चीज़ को देख रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी टू से, पाकिस्तान में जिस तरह बहुत सारी चीज़ों के अंदर वर्क एथिक्स जो है हम लूज़ कर जाते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी ये लूज़ किया हुआ है लोगों ने। आप यहाँ पे देखेंगे कि लैब्स, मैं आपसे ब्लड सैंपल ले रहा हूँ, फ़र्ज़ करें थायराइड प्रोफाइल कर रहा हूँ, उसमें 4 टेस्ट हैं थायराइड के, मैं एक टेस्ट रन कर देता हूँ, बाकी 3 की वैल्यूज़ वैसे डाल के दे दूँ अगर फ़र्ज़ करें, तो मतलब कितना बड़ा अलमिया है कि मतलब मैंने अपना रीजन बचाया है और आपको मैंने 3 टेस्ट आपके वैसे किए ही नहीं है। तो मतलब यू शुड गो फॉर द गुड नेम जो ऑथेंटिसिटी मार्केट और जिन अच्छी लैब्स पे एक आम बंदा ट्रस्ट कर रहा होता है, क्या वो ट्रस्ट वर्दी होती नहीं? क्या वहाँ पे वर्क एथिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होते? नहीं, अच्छी लैब्स इसीलिए वो अच्छी लैब्स बनी होती हैं कि वहाँ वर्क एथिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए होते। ओवर टाइम डॉक्टर्स ने, कंसल्टेंट्स ने देखा होता है कि हमारे पास जो रिटर्निंग पेशेंट है उसका डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, अगर एक लैब 10-15 साल से अच्छा काम कर रही है तो ऑब्वियसली उसने कुछ नाम बनाया है, डॉक्टर्स को पता है कि ये बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, और इनकी डायग्नोसिस के ऊपर मैंने किसी पेशेंट का इलाज किया था तो डॉक्टर का भी ट्रस्ट बना हुआ है वहाँ पर। अच्छा, एक और पाकिस्तान में कंडीशन हम लोग देखते हैं कि किसी एक को कोई प्रॉब्लम हुई है, लेट्स से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या किसी भी किस्म का पेन है, और डॉक्टर ने एक दफ़ा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी है, पीछे पूरा ख़ानदान को जब जब वो प्रॉब्लम होगा वो उसी ने वही पैटर्न फॉलो करना है। सो ये तो अर्ली डायग्नोसिस और इस किस्म की कोई सीन नहीं मगर मैं समझूंगा नजम के मतलब फिर भी कदरन ठीक बात है कि किसी तरह घुस तो गए हैं ना हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। लेकिन नहीं, अगर एक बंदे के पेट में दर्द है, खानदान में जिसके पेट में दर्द होगा सेम टेस्ट कराएगा कि नहीं? वो सेम टेस्ट की तरफ जाएगा, एक टेस्ट कराएगा ना, वो एक टेस्ट कराएगा, अगर वो टेस्ट अगर उसका ठीक आता है वो, या उसमें कोई मसला नहीं आता, तो वो डेफिनेटली जिस भी खुद तो टेस्ट नहीं पड़ रहा होगा, वो किसी ना किसी डॉक्टर से रेफर कर रहा होगा, डॉक्टर उसको किसी ना किसी और चीज़ पे डालेगा, ये नहीं ये कराओ। मैं चाहता हूँ कि लोग पाकिस्तान में हेल्थ केयर के अंदर इन्वॉल्व हों, अपनी हेल्थ को समझें, बजाय आप बीमार होकर उधर जाएं। आप अपने आप को जिस तरह देखें, आप एज के साथ आपकी सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी बॉडी का जो है वो है स्किन। ठीक है, आपकी स्किन आप देखें जैसे आप एज करते हैं रिंकल करना शुरू हो जाती है, सारा कुछ, तो एवरीथिंग इन योर बॉडी इज रिंकलिंग, उसकी एज हो रही है, उसका टाइम चल रहा है, तो वो सब चीज़ें तब्दील हो रही हैं। आप अपनी बॉडी को समझें, उसके मुताबिक आप एक्सरसाइज लाएं, उसके मुताबिक आप डाइट। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे सिस्टम को देखते हुए कि जो चीज़ें आप हर इंडिविजुअल को रिकमेंड करेंगे हर महीने की बेसिस पे या 3 महीने 4 महीने में बेसिस पे, सो क्या क्या टेस्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो करवानी मस्ट है हर? लेकिन आप किसी भी लैब के पास जाएं, आपके तो उनसे कहेंगे जी मेरी बेस लाइन्स एटलीस्ट ना 4 महीने नहीं तो 6 महीने का आप मार्कर रख लें कि मेरी बेस लाइन्स कर लें। बेस लाइन के अंदर आपका CBC है, LFT है, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक है, आपने कोलेस्ट्रॉल की जो लिपिड प्रोफाइल है वो करा ली। आपको ओवरऑल ये 4-5 ऑर्गन्स आपकी पूरी बॉडी टेस्ट हो जाएगी। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर भी 3-4 महीने बाद चेक कर लेना चाहिए। एक बार ठीक आई हैं तो एवरी टाइम इवॉल्व कर रहे हैं। आप चलें 4 महीने नहीं तो आप एवरी 6 मंथ्स का एक मार्क रख लें। 6 मंथली मेरे ख्याल से आपको अपने बेसिक टेस्ट कराने चाहिए। आपको अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो देन अगेन देयर आर गवर्नमेंट सेटअप्स, ठीक है ना, आप गवर्नमेंट सेटअप में जाएं, आप टेस्ट अपने लाजमी कराएं। आई वुड से कि रिपीट कराएं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल हुसैन फॉर कमिंग, प्लेजर सीइंग यू। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें।
बहुत दुख है और मैं मजम्मत करता हूँ जो 9 मई को पाक अफवाज की बिल्डिंग्स पे जो हमले हुए और उस पर मेरा दिल बहुत, मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बचपन से ही फ़ौज को प्यार किया। हमारे जब से ये पाकिस्तान बना, मैं तो अभी भी मेरी आदत है, जहाँ पे मैं फ़ौज देखता हूँ मैं उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि वो फ़ौजी हैं हमारे पाकिस्तान के दिलेर फ़ौजी, जिन्होंने अपनी सरहदों पर रह के अपने साथ का दिफा किया। और हमेशा, और हम चैन की नींद जो सोते हैं ये इनके ज़रिए सोते हैं, अपनी अफवाज के ज़रिए। और पाक अफवाज को मेरी तरफ से सलूट है। हम अपनी पाक अफवाज के साथ पहले भी थे, अब भी हैं, और जब तक हमारा सांस चल रहा है हम अपनी पाक अफवाज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। तुमको नहीं पहचानता? तुम्हारे पहचानने में कोई इनाम है, कोई कैश है तो सोच सकता जी। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मैं मार भी दूंगा। हाँ तो मारो, किसने रोका है? जो शख्स इस अंगूठी को पहनेगा वो गायब हो जाएगा। अरे बच्चू भाई, बाबा यहीं खड़ा हूँ, मैं गया नहीं हूँ कहीं पे भी। आंटी ये सब क्या है आंटी? मेरी शादी है आपके भाई से। अरे बाबा मेरा तो कोई भाई नहीं है। पैसे के लालच में उसको भाई माने से इनकार कर दिया। अरे बाबा ये बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन है बाबा। बड़ा डॉन? छोटा तो सुना था। खबरदार इनके नाम के आगे छोटा मत लगाना। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वेलकम बैक नाजरीन, आपकी मुलाकात कराएंगे बहुत ही खास मेहमान से जो तशरीफ लाई हैं बांग्लादेश से और सोलो पाकिस्तान में ट्रैवल कर रही हैं, और इसके अलावा वो पाकिस्तान की खूबसूरत जगह में दिखा रही हैं, पाकिस्तान की ब्यूटी को उजागर भी कर रही हैं, और जो उनको चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं वो दुनिया को भी दिखाती हैं। डेफिनेटली हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आई हुई ख़ास मेहमान जो व्लॉगर हैं और पाकिस्तान दुनिया के सामने दिखा रही हैं, और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इतना खूबसूरत हमारे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निगार दिल नहर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको पाकिस्तान मैं 2 साल से पाकिस्तान में रहती हूँ। और पाकिस्तान आने की वजह क्या थी? पाकिस्तान में ऐसे घूमने के लिए आई थी, मुझे घूमने का थोड़ा शौक है। लेकिन जब मैं आई हूँ तो मुझे और अच्छा लगने लगी, तो मैं इतने दिन के लिए नहीं आई थी, मेरे 3 मंथ्स के वीसा था, अभी तो मैं 3 साल के लगा लिया। और उर्दू से आपका क्या रिलेशन है? पहले से थी आपकी? अच्छी असल में उर्दू नहीं है, हम हिंदी बोलते हैं। बांग्लादेश यानी इंडिया का बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो हम उधर से हिंदी मूवीज़ ड्रामा देख के सीखते हैं। जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मुझे लगे कि थोड़ा सा वर्ड अगर एक्सचेंज किया जाए तो फिर उर्दू बन सकती। जी, तो उसको थोड़ा सा ठीक करके मैं बात। अच्छा, अभी तक पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्या लगा? पाकिस्तान में सबसे अच्छा, पाकिस्तान की खूबसूरत जगह, यही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर खाने में क्या आपने कंपेयर किया? बांग्लादेशी फूड एंड पाकिस्तानी फूड में क्या फ़र्क है? मुझे तो सच बात तो ये है कि मुझे बांग्लादेशी खाना बहुत पसंद है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ चीज़ें जैसे कबाब, शामी कबाब, बारबेक्यू टाइप, ये बांग्लादेश में इतना अच्छा नहीं मिलते, ये मुझे इधर का पसंद है। ठीक है, अभी तक आपने कौन कौन सी जगह ट्रैवल किया? अभी तो मैंने बहुत सारे जगह एक्सप्लोर किया है, जैसे मैं लाहौर, इस्लामाबाद और नॉर्दर्न साइड के नारायण कागान, शोगरान, सिरीपे एंड एबटाबाद साइड, आयूबिया टनल, मरी, नाथिया गली, कश्मीर भी मैंने विजिट किया, और भी बहुत सारे जगह मैंने विजिट किया। और पाकिस्तान के लोगों से कितनी मोहब्बत मिली? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं
पहले लाहौर में रहती थी, मुझे लगती थी कि शायद लाहौर के लोग मुझे ज़्यादा ऐसे हैं मेहमान नवाज है। जब मैं पेशावर गई मुझे और अच्छा लगने लगी, तो मैंने देखा कि हर जगह के लोगों के दिल में जो ना बांग्लादेशी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब मैं कोई जगह बोलती हूँ कि मैं बांग्लादेश से आई हूँ, तो लोग खुद से बात करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताएं कि हाँ, हमारा कल्चर है ना, चूँकि आप एक कल्चर से बिलोंग करती हैं, ये दूसरा कल्चर है, तो दोनों कल्चर की जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या आपको लगी हैं? ये है कि लोग हम जो है ना, मुझे इधर कभी ये फील नहीं होता कि हम अलग है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगी है कि मुझे नहीं लगती है कि मैं कोई और मुल्क में आई हूँ। इधर के लोग, हमारे लोग, सबके दिल एक ही है। ये चीज़ मुझे सिमिलर लगी है कि हम मतलब लगते ही एक ही है कि मैं बांग्लादेश में। और ऊपर से मुस्लिम कम्युनिटी है ना, तो इसलिए मुझे कोई भी किस्म का इशू नहीं है। हमारी एक कंबाइन तारीख भी है ना, जी, उस हवाले से भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिफरेंस। इसलिए मुझे एडजस्टमेंट में इतना कोई इश्यूज नहीं हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पाकिस्तान रहने में। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बता दें, आपके जो शादी की तकरीबात होती हैं उसमें हर जगह कितनी कुछ रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं। बांग्लादेश में भी शादियाँ ऐसे होती हैं जैसे पाकिस्तान में होती है? जी, अभी तो ऐसे ही होते हैं। अभी तो पाकिस्तानी ड्रेस भी शादी में लोग पहनते हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तानी ड्रेस भी, वेडिंग ड्रेस हो, ऐसे भी फंक्शंस हो तो पाकिस्तान से ड्रेस मंगा और ले जाते हैं। सारी भी बिल्कुल पाकिस्तान जी नहीं, ऐसे नहीं है। तो अभी फिलहाल तो पाकिस्तान इंडिया को बहुत ज़्यादा ये सारा चीज़ बहुत फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो विलेज के अलग से कुछ होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट टाइप्स का अब होता जिस है, अलग तरह आप लोगों की ये साड़ियाँ, बंगाल साड़ियाँ, ये तो पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज से नहीं अरसा दराज से मशहूर है, बड़े सगीर की हिस्ट्री में मशहूर है। तो इन साड़ियों में क्या ख़ास बात होती है वैसे? ये हमारे बंगालियों का एक अलग से ही ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारी। ये अभी तो फिलहाल इतना ज़्यादा कोई नहीं पहनते, अभी हम ओकेशनली पहनते हैं, ईद हो या शादी हो तो तब हम पहन लेते हैं, लेकिन अभी सारा चीज़ पाकिस्तान की तरह ही है, पाकिस्तान की तरह ही ड्रेस पहनते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आप पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह लगाती है तो बांग्लादेश में आपके फ्रेंड्स, फैमिली, उनका भी दिल करता है पाकिस्तान आने को? कहते हैं अभी मैं 2 साल से स्टार्ट किया, तब से बहुत सारे टूरिस्ट आए। पहले किसी को पाकिस्तान के बारे में पता ही नहीं था, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, तो मैं वीडियोस वगैरह देखते रहती थी। जब मैं खुद विजिट करना शुरू किया, मुझे भी अच्छा लगे, मैंने कहा वीडियोस बना के दिखाती हूँ, और हम वीसा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। अभी तो हमने टूर एजेंसी के साथ भी लिंक बनाया, इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट चैनल भी ओपन किया, तो उसके थ्रू हम पाकिस्तान टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में लाइक कोई काम भी कर रही हैं साथ? जी, मैं एक बांग्लादेश का एक चैनल है, बांग्ला चैनल है बेसिकली। वो पहला बांग्ला चैनल है पाकिस्तान में, वाइट न्यूज़ बांग्ला, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। अच्छा, ये तो आपने बड़ा एक कॉमन चीज़ बता दी, कॉमन कनेक्शन बता दिया। नहीं, हम आपको हमारी जानती पहली हूँ, मुलाकात मैं कभी नहीं मिली। अच्छा। वेरी गुड टू सी यू हियर। तो यहाँ पर अब आपके कितना अर्सा रुकने का प्लान है पाकिस्तान में? अभी तो मेरे 8-9 महीने और वीज़ा है। अभी मैं फिलहाल एग्जिट करके आई हूँ, तो मुझे कोई इश्यूज नहीं, अप टू 5 इयर्स में रह सकती हूँ एक्सटेंड करके। और प्लान है आपका रुकेंगे अभी? जी, अभी मेरे आधा पाकिस्तान मैंने विजिट कर लिया। अभी आगे किधर घूमना है आपने? कोई लिस्ट बनाई है? नॉर्थन साइड का, गिलगित साइड में जाऊंगी, हुंजा स्कर्दू एंड कश्मीर का मुझे विजिट करना है। साथ में कुमराट वैली भी नहीं गई, तो ये सारे जगह में अभी विजिट करूंगी। जरूर जाएं, बल्कि आजकल तो मौसम शुरू हो गया है, आप गिलगित की तरफ ट्रैवल करें, और गिलगित में आपने कोई जगह छोड़नी नहीं है। गिलगित बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क का एक हिस्सा है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं नहीं जा पाई। हाँ, नहीं, आप ज़रूर जाएं, एक्सप्लोर करें, और फिर सर्दियों तक भी रुकें, ताकि आप सर्दियों में बलूचिस्तान और सिंध को एक्सप्लोर करें। आप सिंध की तरफ गई हैं? नहीं, अभी तक नहीं गई। यही मैंने सोचा कि जो गर्मियों का मौसम है इसमें मैं नॉर्दर्न साइड एंड कश्मीर विजिट करूंगी, और बाकी जो सर्दियों का मौसम है उस टाइम पे मैं सिंध, कराची एंड मुल्तान विजिट करूंगी। और सबसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ, क्योंकि वक्त अब कम ही रह गए, तो आपकी मेमोरी कोई पाकिस्तान में जो ऐसी, जो आपको लगता है कि हमेशा ही बात आपको याद रहेगी? बात यह है कि लोग कहते हैं, मतलब मैं पहले वीडियोस में ये देखती थी कि जब लाहौर में एक्सप्लोर करने जाते या कोई भी पेशावर में, तो खाने के लिए पैसे नहीं लेता था, एंड लोगों को लगता था ये स्क्रिप्टेड है। एंड मैं जब खुद लाहौर एक्सप्लोर किया तो उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिया। मैं 5 to 6 टाइप्स का फूड, मतलब डिफरेंट शॉप से ट्राई किया, डिफरेंट रेस्टोरेंट से ट्राई किया। जब भी उन्होंने सुना कि मैं बांग्लादेश से आई हूँ तो उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगी है। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। जी, हमेशा याद रहेगी। और अभी तक की जो आपने जगह एक्सप्लोर की हैं, उनमें कोई सबसे मेमोरेबल जो है ना, वो सीनिक व्यूज जो आंखों में रह गए हों?
मुझे यार शोग्रान सिरी मेडोस मुझे सबसे हाँ, ज़्यादा सिरी पसंद है। मेडोस। वो मैं लास्ट समर में गई थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। एंड सेकंड कश्मीर मुझे बहुत अच्छा लगा। और कश्मीर में की आपने तो कहाँ beauty पर की ट्रैवल बात किया वो था? मुझे बहुत अच्छा लगा। कश्मीर में आपने कहाँ पर ट्रैवल किया था? मैं गंगा पीक में गई थी, अभी गंगा मेरे पीक, परमिशन yes। नहीं था, इस बार मैंने परमिशन ले लिया, तो अभी मैं बाकी का भी हाँ, विजिट क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट जी, जी। यस है ये इशू। लेकिन पाकिस्तान की जहाँ पर हम लोग डिफरेंट कल्चर का जिक्र करते हैं ना, तो हर कल्चर में मुख्तलिफ म्यूज़िक भी होता है। जी। सो अब म्यूज़िक हमारा और बांग्लादेश का म्यूज़िक, ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज़ तो होंगी लेकिन फिर भी बहुत सारे डिफरेंस भी हैं। तो हमारा म्यूज़िक भी आपने साथ साथ एक्सप्लोर किया? हाँ जी, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो ड्रामा भी देखती हूँ, म्यूज़िक भी सुनती हूँ पाकिस्तान के। बांग्लादेश के म्यूज़िक अलग है। आजकल बहुत अच्छे से म्यूज़िक आ रहे हैं, हमारी फोक सॉन्ग टाइप्स ज़्यादातर होते हैं, तो ठीक वो है। ज़्यादा चलते हैं। और वैसे आपको मैं ये सोच रही थी कि जो चीज़ें पसंद आई हैं उनकी रेसिपीज भी सीखिए, ताकि बांग्लादेश में जब वापस जी जाएं जरूर कभी सीखिए। तो मैं आप इधर उसको आके try करें। बिरयानी बनाना सीख लिया, कबाब बनाना सीख लिया कि मैं बांग्लादेश में ओह, जब वाह। जाऊंगी तो फिर मैं ये सबको कबाब और क्या सीखा? बिरयानी? बिरयानी। वेरी नाइस। और घर वाले आपके फरमाइश करते हैं कि जब आओ तो ये चीज़ें लेके आना? जी जी करते हैं। रिलेटिव्स वगैरह कहते हैं पाकिस्तान का ड्रेस तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, कहते हैं पाकिस्तान का ड्रेस एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इसका तो फरमाइश रहते ही है कि ये लेके आना जरूर। वंडरफुल। मुझे ये बताएंगे आपकी तरफ जो है ना वो नेशनल फूड या नेशनल आइटम्स खाने पीने में क्या है जो हर किसी को पसंद है? जिस मछली तरह और यहाँ जी Yes, मछली और चावल, आई नो जी हमारी नेशनल फिश है हिल्शा। तो हिल्शा? जी और हिल्शा उस फिश की कोई खास बात है? जी उसका कांटे ज़्यादा होते हैं एंड उसका टेस्ट कांटे ज़्यादा होते हैं? जी जी अच्छा, एक ट्रिक भी होता है ना आपका वो फिश खाने का कि कांटे साइड पे होते जाते हैं, वो कैसे होता नहीं है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं ऐसा है। कोई बात नहीं है। होता, मैंने सुना हमें था। बचपन से इस पे जो है ना बोला हमने तो गया है। हमेशा ऐसा यही कोई कहा बात नहीं, जाता है। हम निकाल के खा लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। कुछ छोटे फिश होते हैं ठीक है। उसका कांटे के साथ खा लेते हैं। आप लोगों की तरफ ट्राउट है? ट्राउट फिश? नहीं? नो, ये मैं नहीं इधर आके पहले हाँ, बस आपने यहाँ पर नॉर्थर्न एरियाज में जाके ट्राउट फिश लाजमी ट्राई जी मैं करनी। साउथ में जाके ट्राई किया था, मैंने इधर आके फर्स्ट टाइम वो देखा। लेकिन हमारे उधर हिल्शा बहुत फेमस है एंड हिल्शा। श्रिम्प्स भी बहुत खाते हैं हम और लोग। आप लोग फिश और राइस इसी तरह स्पाइसी खाते हैं जैसे पाकिस्तान में बनते हैं? इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा? जी स्पाइसी? जी हमें तो कोई मुझे कहता लगता था है कि उबले इधर हुए थोड़े चावल से खाते हैं। स्वीट सा टेस्ट आता है, लेकिन हम थोड़ा सा और मिर्चे डाल के खाते हैं, हमारे दूसरा टाइप्स होते हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से ये प्यार और मोहब्बत का सिलसिला ना चलते रहना चाहिए। हमारे ड्रामाज आपने कहा आप देख रही हैं, जी, जी। सो हमारे कुछ एक्टर्स वगैरह कोई फेवरेट हो आपकी, या कोई सिंगर हमारा फेवरेट हो जिसको आप सुनती हो? जी जी आजकल तो कहानी सुनो बहुत ज़्यादा कैफी फेमस कहानी? है। काफिल उनको उनका गाना मुझे बहुत पसंद है। और बाकी मैं ड्रामा भी देखते रहती हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ड्रामा पारिजात लगे हैं। वाह, तो वो अहमद मुझे अली बहुत जी अकबर। जी वो मुझे बहुत अच्छे लगे, अभी तक के सबसे बेस्ट। चलें, बहुत शुक्रिया निगार आपका पाकिस्तान आने के लिए भी और हमारे शो पे आने के लिए बहुत भी। शुक्रिया विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारा प्लेटफॉर्म भी आपके लिए हाजिर है और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी पूरा पाकिस्तान मदद करने के लिए जो है ना वो तैयार रहता है। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ प्यार और मोहब्बत बांटें और पॉजिटिविटी जनरेट करें। जब आप अपने आसपास पॉजिटिविटी की बात करेंगे और पॉजिटिव ख़ुद भी रहेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, हफ्ता भी अच्छा गुजरेगा, महीना भी अच्छा गुजरेगा और इसी तरीके से पूरी ज़िंदगी आपकी खूबसूरत बन जाएगी। मुझे सलमा को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से कल। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।